बढ़िया है। आप सेकंड भैया का बगल में सब लाला वाला उनके लिए सेकंड भैया बगल में उनके लिए मदन भैया मदन जी कहाँ है? अरे आइए। जिनको जगह जहाँ मिलती है बैठ जाइए। राठौर जी शुरुआत करो फटाफट। हाँ एकदम। नमस्कार मित्रों, अगर आपका आदेश हो तो हम प्रारंभ करते हैं। आपके बीच देश ही नहीं दुनिया के जाने माने चेहरा और हमारे नेता आदरणीय शशि थरूर साहब हैं जो आपसे बात करेंगे। लेकिन इस मंच पे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, हमारे नेता विधानमंडल दल के डॉक्टर शकील अहमद खान साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस चुनाव के लिए लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, संजीव जी जो राष्ट्रीय मीडिया के हमारे चीफ हैं, संजोग से हमारे साथ हैं आज। बगल में मधुबाला जी हैं, एक और हमारे साथी हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश से आके काम कर रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी हैं, मुन्नत जी हैं, मधुबाला जी हैं, अमृत प्रसाद जी हैं, आदरणीय मधुरेंद्र सिंह जी हैं, लाल बाबूलाल जी हैं जो दलितों के नेता हैं। तो शशि थरूर साहब से बात करने से पूर्व एक परंपरा भी हमारा रहा है कि हमारे अतिथि आते हैं तो हम सब उनका सम्मान करते हैं। तो आग्रह करेंगे डॉक्टर मदन मोहन झा जी से कि आदरणीय शशि थरूर साहब को सम्मान करें। This is a मिथिला ट्रेडिशन सर। अच्छा, इट्स अ मिथिला ट्रेडिशन और ये पेंटिंग भी मिथिला की है। वेरी सिर ज़रा सा बड़ा हो गया, घमंड नहीं। आप बहन के ही बात कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। मैथिले होंगे, बीच में गिर गया तो बात है। आदरणीय शशि थरूर साहब नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से मिलके। ये पवित्र भूमि जो है पटना की, यहाँ दोबारा आना और आप लोग सबसे मिलने का मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ प्रचार करने के लिए और ये संदेश आप लोग को देने के लिए कि बदलाव का वक्त आया है। दिल्ली में 4 जून को सरकार बदलेगी, वो तो काफ़ी क्लियर स्पष्ट हो गया जी। हाँ, मेरे ख्याल में ये ज़रा सा छोटा होगा। और ये भी है कि बिहार में एक बदलाव की बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होने के बावजूद जब कोरोना हुआ आपको क्या मदद मिला सेंटर से? जो हमारे लाखों बिहारी दूसरे राज्यों से पैदल आना पड़ा बिहार को उनको मदद करने के लिए केंद्र के कोई पॉलिसी का कोई भी कुछ करने के लिए कोई भी नहीं तैयार था, क्योंकि भाजपा ऐसे ही चलते हैं। तो अगर आपको इस देश में कुछ बदलाव चाहिए तो बिहार में भी हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुन के संसद को भेज दीजिएगा, सरकार को भी बदलेंगे और बिहार का हाल कोई शक नहीं, हर विषय पे आपके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है हमें एक ही संसद था मोहम्मद जावेद किशनगंज में, वो तो आपका वहाँ के यूनिवर्सिटी का कैंपस के लिए कितना संघर्ष किया, महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर जाके धरना करते वक्त मैं उनको जाके समर्थन किया था। ANU के कैंपस जो पहले बोल चुका था नहीं हुआ। ऐसे भी पटना में आपको मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार साहब ने कब कहा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा, कि अब तक हुई है बात। तो ये सरकार ऐसे भी है जो कभी भी कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहते हैं। अच्छे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और प्रोपेगेंडा से ही जीतते जीतते वापस आते हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ फर्क नहीं देख सका, जब लोग बेरोजगारी में डूबे हुए हैं, महंगाई सह नहीं सकते हैं, किसानों को
जिनके आय को डबल करेंगे कहा था प्रधानमंत्री जी, उनका हाल आपको पता है कि यार किसानों के क्या स्थिति है हमारे हर देश में और बिहार में, हर राज्य में और बिहार में। तो इस हाल में बदलाव की ज़रूरी सब लोग महसूस कर रहे हैं। और हम जो अभी 5 फेज में देखे हैं अब तक, ये कहानी बदल जा रही है भाजपा। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज सुबह हमने करीब 2 घंटे की मीटिंग की है बहुत छोटे छोटे संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, कोई जो गरीबों के साथ काम करते हैं, कोई कई किस्म के लोगों के साथ। और मैं बहुत आत्मविश्वास से कहता हूँ कि सब लोग समझ गए हैं कि इस चुनाव का महत्व क्या है, कि ये सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं है। हम भारत के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आया है कि किस किस्म का भारत में आप जीना चाहते हैं और किस किस्म के भारत में आप और आपके परिवार को एक बेहतर भविष्य देख पाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मन में कोई शक नहीं है। हम यहाँ आए हैं लोगों से मिलके कहने के लिए कि अगर सुबह को शाम, मैं कहता हूँ सुबह और शाम बदल डालो, हमारे देश के सारे अंधेरियां को ज़रा मिटा डालो और अपने ही हाथ लेके अपने ही हाथ में हालात बदलने की कोशिश करो। इसके लिए हम यहाँ तैयार हैं, हाथ बदलेगा हालात। और हम आप लोग को यही मैसेज लेके यहाँ पहुँचे हैं। आपका जो भी प्रश्न है हिंदी में या अंग्रेजी में आप पूछना चाहते हैं तो वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। सॉरी जी, सुना नहीं। देखिए, आपको पता है कि इस विषय हमने ही अदालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट, आलोक शर्मा जो यहाँ है वही पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन जब एक विषय अदालत के सामने है तो हमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में एक जनरल प्रिंसिपल अगर बताऊं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की खास ज़रूरत है। शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि लोगों को सब कुछ दिखा दो, इसमें क्या है, छुपाने की क्या ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे इस विषय पे जो भी चल रहा है उसके बारे में हमें बोलने का कोई हक नहीं। आलोक, आप कुछ ऐड करेंगे इस पर? आपको दीजिए माइक देना। ये आम प्रश्न है आलोक भाई। पूरा देश और खासतौर पर विपक्षी दल चाहते थे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े 11 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद आए और वो आंकड़ों में काफी फर्क आया। ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से सब लोग उम्मीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को, आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई डायरेक्शन देने के लिए नहीं देंगे उसको। हम फिर कहेंगे कि हम उच्चतम न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान करते हैं और जिम्मेवारी जो बनती है वो जिम्मेवारी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बनती है कि जो भी समय लग रहा है देश की जनता के मन में जो सवाल है उनका उत्तर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे, ताकि ट्रांसपेरेंसी और उनकी जो जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो पारदर्शिता के साथ देश के सामने आ सके। कांग्रेस पार्टी हर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करती है। I don't know we have much time because I will have a flight to catch. I'll give you a short answer. First let the question. अभी क्वेश्चन प्लीज। One by one. Yeah, please. एक करके देखिए, देश तो बड़ा है और एक आदमी को हर जगह जाना है ना। आप ये भी देख लीजिए कि हमारे पास इतने मजबूत कैंपेनर है तेजस्वी यादव और उनकी टीम के साथ, और वो हर जगह चला रहा है। मेरे ख्याल में शायद अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो उनका ही होगा रिकॉर्ड, जितनी रैलीज में वो बात किए, सब कुछ किए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे तरफ से ऐसे कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कि राहुल जी खुद आएँ।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम बिहार को निगलेक्ट करने नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे 9 सीट कांग्रेस जीते और कांग्रेस की एक मजबूत मतलब आवाज़ यहाँ से सुनाई दे सके। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये लोग आएँ, और मैं भी आया हूँ उनको ये इस प्रचार में उनको समर्थन देने के लिए। सॉरी, आप बोलिए। देखिए, उनके हाल तो अलग होंगे शायद, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ भी काम नहीं चल रहे उनके, तो इससे वो लोग आए हैं। क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में मेरे होटल में 2 पूरे फ्लोर वो लोग ले लिए। मुझे मालूम है कि उनको कोई दूसरे उपाय नहीं है। जो वो लोग जो हम भी देखे वो भी देखे हैं कि हर फेज में जो जहाँ से उनको समर्थन मिलना था वहाँ लोग आ नहीं रहे वोट करने के लिए। बिल्कुल कोई ऊर्जा नहीं है पब्लिक भाजपा के वोटर्स के, तो इसलिए उनको ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, और मेरे ख्याल में जो जिस किस्म के रिएक्शन हम देख रहे हैं वीडियो में तेजस्वी जी के सारी रैलीज में, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इंडिया गठबंधन के संदेश सब लोग के मन में पहुँचे। अब मैं भी आया। देखिए, हम लोग तो एक साथ है ना, तो इसमें तो ज़्यादा फर्क है। 2 भाई है और एक भाई उस तरफ गया और एक भाई इस तरफ गया, तो शिकायत की क्या ज़रूरत है। बिहार हम बहुत बहुत सम्मान देते हैं। बिहार एक बहुत स्पेशल स्टेट है। नहीं, ये तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकूँगा। एक कहना भी चाहेंगे कि लगातार हर किसी में एक सवाल रहता है कि हमारे बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे। शशि थरूर साहब क्या हमारे बड़े नेताओं में से नहीं? नंबर 2 कि चुनाव के घोषणा जिस दिन हुआ, ठीक उसके एक दिन के बाद राहुल गांधी जी 6 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में किए और 3 रात बिहार में बिताए। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार सभा किए हैं। अब उनकी बात, देश बड़ा है, संपूर्ण भारत में चुनाव लड़ना है और संपूर्ण भारत में जीत कर इंडिया की सरकार बनानी है, क्योंकि हमारे नेताओं का निर्माण संपूर्ण भारत में। आगे सवाल लगा जी मैं जी कोई और प्रधानमंत्री मोदी का जो मुसलमानों को लेकर के लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगा इंडिया? देखिए, बहुत बुरी बात है। मैं कहूँगा कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे लफ्ज़ सुनना हमें बहुत अजीब सा लगा। मेरे बचपन में जिस भारत में मैं जानता हूँ वहाँ कभी भी इस किस्म की सोच किसी के मुंह से निकलते नहीं, कोई भी पब्लिक मंच पे। और यहाँ आप सुन रहे हैं एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी चीज़ें। जब उसने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात की तो मैं योग्य नहीं हूँ पब्लिक ऑफिस के लिए, मैं उसके बारे में उनसे याद दिलाता हूँ कि वो खुद सोचे कि क्या ये एक प्रधानमंत्री का काम है इस किस्म की बातें करना। मुझे तो बहुत बुरा लगा, और जो भी मैं जानता हूँ बहुत बुरा लगा कि इस किस्म की बातें प्रधानमंत्री से। यस जी, इंडिया गठबंधन से पीएम फेस को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। बीजेपी हम तो कह रहे हैं कि जब 4 दिन को रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये लोग घोषणा करेंगे। करेक्ट। उसमें क्या है, जून 4 को हम जीतने के बाद सारे बैठ के चुन लेंगे। इसमें तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देखता हूँ। आपको पता है कि 2004 में क्या हुआ। क्या मनमोहन सिंह जी का नाम किसी को पता था पहले? फिर भी चुनाव के बाद रिजल्ट आए, लोग एक साथ बैठे, कोई भी बिना तर्क बिना तकलीफ से उनका नाम चुन लिया, और वो 10 साल हमारे देश का बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहा, और पूरा देश गर्व से कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी हमारा प्रधानमंत्री। तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा प्रधानमंत्री आने वाला है, छोटा सा सवाल है और सब लोग एक साथ इकट्ठे उनके साथ काम करें। 5 चरण के वोटिंग जी, परसेंटेज काफी कम हो रहा है कुछ जगह पार्टी होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्यों ऐसा ट्रेंड हुआ है और आगे क्या कुछ करेंगे सर? नहीं, ट्रेंड हुआ ये तो हमने भी देख लिया। क्यों हो रहा है मैं बोलना मुश्किल है, क्योंकि किसी को पता नहीं। हम देखे हैं कि कुछ एरियाज में ये सही है कि जहां भाजपा नॉर्मली बहुत स्ट्रांग था वहां वोटर्स नहीं निकले हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन
ये पहला जो बहाना आया था कि गर्मी बहुत थी वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोग का स्टडीज़ किए हैं कि जहाँ ज़्यादा गर्मी थी वहाँ भी लोग आए और जहाँ कम गर्मी थी वहाँ लोग नहीं आए, तो इसलिए कोई राजनीतिक एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा है, आप सब लोग नोट कर दीजिए कि हमारे जो 1952 से जो चुनाव हो चुके हैं, हर चुनाव में हर जगह में वोटर्स के आंकड़े बढ़ते नहीं गया, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कई कंस्टिट्यूएंसीज में टोटल वोटर्स 2019 से कम है। तो मेरे ख्याल में हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग किस किस्म के देश चलाया कि लोग कहते हैं कि वोट करने में भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी सरकार को सोचने लायक है, क्योंकि सारे चुनाव में आंकड़े बढ़ते जा रहा। इस बार कई जगह में मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग कम हो गया। ये ठीक नहीं है। हम चाहते थे कि हमारी आज़ादी की वैल्यू सब लोग समझ जाए। विकास जी बोलिए क्वेश्चन। पिछले 2 चुनाव से इस बार के चुनाव को भाजपा के लिए और अपने लिए क्या अंतर पाते हैं, किस आधार पर आप? देखिए, भाजपा आपको पता है 2014 में कहा सबके साथ सबका विकास, लेकिन ऐसे कोई पॉलिसी नहीं चलाया। और आपको मालूम है कि नोटबंदी के आने के बाद बहुत लोग का हाल बहुत बुरा हो गया। कितने लोग बेरोजगार हो गए नोटबंदी के कारण, कितने छोटे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज MSMEs बंद हो गए, लाखों बंद हो गए, क्योंकि उनका काम ऐसा था कि सुबह लोग कुछ काम लेके आते थे, वो लोग काम करते थे, शाम को काम पूरा हुआ, पैसे ले लिए, उनका जो 1-2 वर्कर्स हैं उनको पैसे दे के वो लोग बंद किया। ऐसे लिक्विडिटी पे बहुत सारे बिजनेसेस चलते थे जो सारे बंद हो गए। तो उसके बाद अगर 2019 में विकास के बारे में एक रेफरेंडम चला, मैं कहूँगा कि भाजपा बिल्कुल हारता। लेकिन वो लोग पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट के नाम पे देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी चुनाव बना दिया 2019 में। और 2019 में नेशनल सिक्योरिटी का चुनाव बना दिया। 56 इंच की छाती की बात सुने हम। और उसके बाद क्या हो गया, चीन ने आके हमारे सीमा पे बैठ के जो भी हमारे 45 साल से हमारे अंडरस्टैंडिंग समझौता थी चीन के साथ, वो सबको खराब कर दिया, क्योंकि वो लोग पता था कि मोदी जी की सरकार से सिर्फ बात आती है, कुछ दूसरा नहीं। अब देखा है कि हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जो दोनों आर्मी को या दोनों फौज को जाने पेट्रोल करने का हक था 45 साल से, और अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में चीन आर्मी बैठे हैं और हमारे फौज को जाने का इजाज़त नहीं है, और सरकार कुछ भी नहीं कर पाया इसके बारे में। एक इंसिडेंट आपको मालूम है, गलवान में जब हमारे जवानों जाके कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना है, हमारी बारी है आने का, उनको मारा दिया। 20 जवान शहीद हो गए हमारे देश में चीन के बॉर्डर पर। तो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर चुनाव लड़े तो हमें बहुत चीज़ें कहना है, तो वो भी छोड़ दिए। तो इस साल क्या उनकी नैरेटिव थी कि हाँ हिंदू हृदय सम्राट आ गया, राम मंदिर बना दिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गया अभी 2-3 महीने के बाद, और कहानी उनके हाथ से निकल गई। दे लॉस्ट द नैरेटिव। अब हम लोग कहने लगे कि देखिए ये चुनाव, साधारण लोग तो कहते हैं ये चुनाव आपके लिए है, आप तय कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ये 10 साल बीजेपी के चलने के बाद कुछ फ़र्क आए हैं, आपकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है, आपके परिवार में लोग को रोज़गार मिले हैं, क्या आप 2-3 साल पहले जो बाज़ार में खरीदते थे वो खरीदने के लिए पैसे अभी है? ये सब पूछने से लोग हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। तो हम कहते हैं कि इसको तीसरी मौका क्यों दे दें, और ये कहने से लोगों का मन बदल गया है। वो चाहते हैं कि भाजपा, उनके ये संदेश मिले कि हम असंतुष्ट है, कि आपकी जिम्मेदारी है, हम देश की भलाई, जनता की भलाई, अगर ये भलाई के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको वहाँ बैठने की क्या हक है। तो यही मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से। हमें बहुत सारी चीज़ें कहना है, क्योंकि संविधान को बचाने की ज़रूरत है। हमारे जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल ऑटोनॉमी को हॉलो आउट किए हैं, कि जो रूल ऑफ लॉ कितनी बुरी तरह से भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कि एंटी पीपल लॉज को हम रिपील कर देंगे, क्योंकि बहुत जनता के विरुद्ध वाले नियम ये लोग किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, बदल दिए हैं। ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं, लेकिन अंत में एक सिंपल प्रश्न है लोगों को कि क्या आप इस किस्म के भारत में जीना चाहते हैं? क्या आप डरे हुए, भय में डूबे हुए भारत में जीना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता से जिसका अर्थ हम सारे महसूस किए थे, कि आप जो भी आपकी मर्जी आप करो, आप काम करो, आपको पता है कि सरकार
सामाजिक भलाई के लिए ही काम करते हैं, जो बेरोजगार के लिए ग्राम देश में, आपको मालूम है महात्मा गांधी के नाम पे जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेके आए, जो राइट टू फूड लेके आए, जो राइट टू एजुकेशन लेके आए, इतने सारे चीज़ें जो सरकार किए हैं, इस किस्म के लोग तैयार हैं वापस आके आपको मदद करने के लिए। तो ये संदेश है हमारी तरफ से, मेरे ख्याल में ये है इस चुनाव में वेरी क्लियर मैसेज हमारे तरफ से। आप ये चाहते हैं या आप ऐसे जीना चाहते हैं जैसे 10 साल से आप देख रहे हैं भाजपा के? लास्ट का पंकज हिंदुस्तान। इतने बड़े, हाँ, कब तक तो बोलना मुश्किल है। आपको मालूम है कि हम आज की ज़मीनी हकीकत देख के ही हम आज का तय किया कि हमें ये 2 राज्य में दूसरे पार्टियों के साथ सहमत करके आगे बढ़ाना है। ये तो क्लियर है कि हम रियलिस्टिक हो गए। और अच्छी बात है कि एक बड़ा पार्टी जो ऐतिहासिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो 140 साल से काम कर रहे हैं इस देश में, कि हमारा मन इतना बड़ा है, हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम कहते हैं कि ठीक है, हम ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे हम कितनी ज़्यादा सीट चाहिए, आप कर दीजिए, आपके साथ हम हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की बड़ी ज़रूरत है सरकार को बदलने का। हमारे फोकस उस पर ही हो जाना चाहिए और बाद में हमारे जो पार्टी का जो इंटरेस्ट है हम उसके बारे में सोचेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन पहले ये अर्जेंट है कि ये सरकार को बदले। या I think it would be nice if he could give condolences when there is a need for them, and not condolences when there have just been heavy rains and no lives have been lost. But this shows you how out of touch these BJP people are with the reality. You know, this is a minister who has been parachuted into the constituency and has clearly not done his homework. And to sit there sitting and triggering messages on social media. There was some comment in Kerala that he must have seen the movie about the flood 6 years ago, 2018. Well, acha cinema hai. But he must have seen that and decided that he has to send condolences. That was only a movie. Right now, touch wood, people are all right. I don't want to trivialize the very serious issues Kerala faces, from climate change, floods, and other factors that really have to worry many of us in India. But today, at this time, there is, touch would be no loss of life, and that condolence could kindly, I think it has been withdrawn, I believe he has deleted his post, but it shows that if you want to represent people, you have to empathize with them and understand their real needs, not what looks good on social media. One last question. जी, आज ही गिरिराज सिंह का कहना है कि 4 तारीख के बाद तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी देखिए, ये सब बातें अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब बातें आप सीरियसली क्यों लेते हैं? इसके लिए आपका टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? इसके लिए लोगों को माध्यम में ये न्यूज़ क्यों बनाते हैं? मैं आपसे कहूँगा, सही बात ये है कि हमारे देश में कांग्रेस का प्रिंसिपल है इंक्लूसिव इंडिया। सब लोग एक साथ देखो, एक साथ ले जाओ और आगे बढ़ो। इसलिए ही अगर हम भारत की प्रगति के बारे में बात करेंगे तो ये सबकी प्रगति होनी चाहिए। जो उनका पुराना नारा था, ये अगर असलियत में करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ सबका विकास होगा। क्योंकि ये जो इस किस्म के बांटने की बात, टुकड़े टुकड़े गैंग तो भाजपा के ही है, जो हमारे देश को ऐसे ऐसे टुकड़े में काट के बात कर रहे हैं इस चुनाव में। उसमें छोटा सा ऐड कर देता हूँ, हिंदू मुस्लिम करने का इस पूरा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर झूठों के शहंशाह ने बहुत प्रयास किए, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है। गिरिराज सिंह जी हार रहे हैं हताशा। उत्तर प्रदेश, बिहार से जिस तरह से पूरे तमाम राज्यों से रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बार बार इस तरह की बात कहेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं मूल मुद्दों पर। मीडिया के साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको भी मूल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी किस चरम पर है, बिहार से पलायन किस चरम पर है, कोरोना में क्या हालत हुई, किसानों की आय बढ़ी या घटी, किस तरह से विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, उसका बंटाधार किया।
हम बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, किसान की समस्या, महिला सुरक्षा, इन्हीं पर चुनाव लड़ रहे हैं और देश की जनता 4 जून को ये रिजल्ट पलटने वाली है, ये सरकार पलटने वाली है और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। थैंक यू। Yes, sir. Let me ask that. Yeah. If India Alliance has good bonding between their parties, and then why India Alliance is unable to identify a PM face? Because we are living in a parliamentary system and not a presidential one. We have the great misfortune that our country today is enduring a situation where they are running a parliamentary system presidentially, which is the worst of both worlds. You should have either one or the other. Now, in our case, we recognize very fully in a parliamentary system, the job of a prime minister is to be the first among equals. And it's basically going to be a coalition government of many parties, and they will collectively decide who should be their leader, who will chair their meetings, and who will guide the government. We have had very good experiences with coalition governments in recent years. In fact, the record of coalition governments in matters of economic growth is actually better than that of single-party governments. And if you look at the fact that we have had minority governments from 1991 to 2014, and these minority governments or coalition governments have actually given you the best years of India's economic growth, I don't think you need to worry about coalitions. We'll be fine. We are not here to personalize the election. We are running on principles, policies, values, and ideals about our country and not about individuals. फिर भी हम धन्यवाद करेंगे बीजेपी का कि बीजेपी ने मान लिया है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप लोगों के सबके लिए भी, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, बहुत अच्छा होगा। बीजेपी का धन्यवाद और उनकी चिंता 4 तारीख के बाद हम जरूर। इन लोगों को भी धन्यवाद दीजिए, आप लोग भी Thank you. धन्यवाद। Yeah, please.